दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनएकेडमिक द्वारा रेलवे के एग्जाम के लिए बम्पर फ्री टेस्ट आ रहे हैं, इनके बारे में बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए 6 फरवरी 2021 से 27 फरवरी तक इनके 4 टेस्ट हैं जो आपकी एनटीपीसी एग्जाम के लिए हैं। इनकी डेट है 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी। इसके अलावा यहां पर ग्रुप डी के लिए फ्री टेस्ट है, जिसमें देखिए ये आपके 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी को 7 बजे यहां पर होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर दोस्तों अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर एमसीक्यू टाइप के आपके एनटीपीसी के स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको अलग अलग विषय के मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, रीजनिंग अलग अलग हैं। इसके अलावा यहां पर डेली करंट अफेयर के यहां पर अलग अलग टेस्ट है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी सबके लिए हैं। इसके अलावा यहां पर आते हैं तो ये भी आपके डेली करंट अफेयर हैं जो आपके प्रतियोगिता मंत्रा की तरफ से आए हुए हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर है आपके करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर बूस्टर है। तो इस प्रकार से ये आपका जनरल अवेयरनेस है, ये आपके स्पेशल जनरल अवेयरनेस है जो का फ्री टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। इसके अलावा मैथ के यहाँ पर मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जो टेस्ट है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी डेट आपको दी गई है वहां से आप इन टेस्टों का फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। आपसे अनलॉक कोड मांगेगा तो आपको अनलॉक कोड में लगा देना है खीमराज 10। आपके लिए जो टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से अभी आप एनरोल कर लीजिए और जिस डेट को एग्जाम है, जिस डेट को यहाँ पर टेस्ट होने हैं, आप उन टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे साइंस का एक टेस्ट, जिसमें हम करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में जो साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 13/12/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में, उन सभी को करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 123 वीडियो है। इससे पहले मैंने जो भी शिफ्ट हुई है उनके 122 वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। टोटल 135 शिफ्ट हुई थी और मैं आपके एग्जाम से पहले लगभग आपकी पूरी जो शिफ्ट है उनको करवा दूंगा। अगर आपने पहले की जो शिफ्ट मैंने कराई है उनको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप सब उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपसे बस छोटा सा निवेदन है, आप हमारे इस पाठशाला पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक एक अवरोध के रूप में काम करता है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है पूरा अपना स्कोर है कि भाई इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको यह भी पता लगे कि भाई आपकी जो तैयारी है किस लेवल पर आ चुकी है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक एक अवरोध के रूप में काम करता है। अवरोध का मतलब है कि दोनों जैसे कोई दो चीज है तो उनको अलग अलग करने का काम है ना। मान लीजिए एक कोई इधर है, एक कोई इधर है, उनके बीच में एक बैरियर का, एक अवरोध का काम करेगा। तो देखिए एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं ना वो आपके यही काम करते हैं, अवरोध बनाने का काम। तो इनमें से एपिथेलियम उत्तक का उदाहरण है आपके वसामय, है ना, सबम्यूकस का एग्जांपल है। तो यहां पर यही है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि सबम्यूकस है, यानी कि आपका वसामय उत्तक है वो आपके एक अवरोध का काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो स्नायु है और आपका अवकाशीय और कार्टिलेज है, ये एक प्रकार क्या होते हैं, एक प्रकार से ये आपके जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी दो आपके जो ऐसे अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना, है ना, हड्डियों को अस्थियों से, ऐसे इस प्रकार से ये आपके जोड़ने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये कि कौन सा कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक सूचना का स्रोत होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई कोशिका जब बनती, कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें प्रोटीन का जो सोर्स होता है, प्रोटीन की सूचना का सोर्स वो कौन सा होता है, तो वो आपके होता है डीएनए। ये भी आपको ध्यान रखना है, डीएनए होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, डीएनए होता है वो आपके आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए, है ना। और आरएनए कौन सा, एमआरएनए, ये भी आपको ध्यान रखना है, एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन में डीएनए दे रखा है, तो यहां पर डीएनए इसका राइट आंसर मानेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि कोशिका में आपके प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का आवश्यक स्रोत होता है वो आपका होता है डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपका केमिस्ट्री से है और ये आपका जो परमाणु भार वाला टॉपिक है उससे है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। देखिए आपको बोला कि यदि जिंक आयन जो है उसकी द्रव्यमान संख्या 70 है तो इसके न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, यानी कि जो मास नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनिक संख्या, इसे तो हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है कितनी, 70। अब आपको ध्यान रखना भाई प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो आपकी होती है परमाणु संख्या, यानी कि आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो। अब मैंने आपको बताया था भाई एटॉमिक नंबर जो होता है जिंक का कितना होता है, जिंक का होता है 30। तो 30 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल 70। तो न्यूट्रॉन बराबर कितने आ जाएंगे, 70 माइनस 30 इज इक्वल 40। यानी कि न्यूट्रॉनिक संख्या जो आ गई इसमें कितनी आ गई, 40 आ जाएगी। 40 यानी कि 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे स्थित होती है। देखो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ना, वो आपके क्या काम करती है, जब आपके शुक्राणु होते हैं वो शुक्राशय से बाहर निकलते हैं ना, तो वो क्या करती है, एक लिक्विड पदार्थ होता है, एक द्रव पदार्थ होता है, वो यहाँ से उत्सर्जित होता है और वो शुक्राणु इनके स्पर्म होते हैं उनसे बाहर निकलने में उनकी हेल्प करता है। ये आपके मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। मन का नर जनन तंत्र यानी कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझाऊं। देखिए यहाँ पर जो टेस्टिज है ना, वृषण जो है, यहाँ से क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं, यानी कि जो आपके वृषण जो है यहाँ से शुक्राणु बनते हैं और इस नलिका की सहायता से वो यहाँ पर चले जाते हैं किसके अंदर, ये आपके जो आपका शुक्राशय है उसके अंदर ये स्टोर हो जाते हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है, ये शुक्राशय है, यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ शुक्राशय ये दिख रहा है ना आपको, ये शुक्राशय है, ठीक है। अब यहाँ पर जो शुक्राशय है ना, यहाँ से जरूरत पड़ने पर ये इस मूत्र मार्ग की सहायता से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फूल वाला जो भाग दिख रहा है ना, फूल फूल से ऐसे पीला पीला सा, तो ये जो होता है ना, ये आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या करती है, जो आपके शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, उनको क्या करती है, एक लिक्विड पदार्थ प्रदान करती है जिससे वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ स्थित होता है, ये आपके जो मूत्राशय है, मूत्राशय देखा ये रहा, ये जो आपका मूत्राशय ये है, ठीक है, ब्लैडर, तो इसके नीचे आपके ये स्थित होती है। तो आपसे यही पूछा है, ठीक है, आपसे यही पूछा है कि जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है किसके नीचे स्थित होती है, तो आपका ब्लैडर के अंदर यानी कि यूरिनरी यानी कि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है बड़ा सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन के विन्यास के आधार पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है बहुत सारे प्रश्न, कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ना टाइपिंग गलत हो गया है, ठीक है, जिसका, ओके इसको सही कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था। आपसे पूछा कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। तो मैंने आपको ये बताया था, जब भी आपसे तत्व का नाम पूछे ना, तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 2 प्लस 8 प्लस 6 कितने हो गए, 16। और 16 नंबर पे कौन आता है, आपको बताया था भाई 16 नंबर पे आता है, वो आपके आता है सल्फर, बताया था ना, सल्फर होता है आपके 16 नंबर पे आता है, ठीक है। मैंने आपको शुरू के 20 तत्व आपको कम से कम याद करने के लिए बोला था, तो वह आपका ये प्रश्न आपका पूछा गया है। चलिए ये जो प्रश्न है वो आपका है, जब हम दर्पण और आपके प्रतिबिंब हैं उनसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं, वहां से प्रश्न है। और मैंने आपको विद ट्रिक बताया था, ठीक है, तो वही ट्रिक हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, यानी कि आपका जो अवतल दर्पण है यानी कि आपका कॉनकेव मिरर है, वहां से हमको क्या इमेज फॉर्मेशन करनी है। और इमेज कहां बनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर यानी कि कर्वेचर सेंटर पर। और कैसे होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए और आपकी उल्टी होनी चाहिए, यानी कि रियल होनी चाहिए और इन्वर्टेड होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में मैक्सिमम जो इमेज होती है ना, वो आपकी वास्तविक तथा उल्टी ही होती है, केवल एक इमेज को छोड़कर। तो यहां पर आपको ट्रिक बताई थी मैंने कि आपको याद कर लेना है इनफाइनाइट सी और एफ और इनफाइनाइट सी और एफ, ठीक है। तो यह मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डायरेक्ट आप इसकी मदद से बता सकते हो कि इमेज कहां बनेगी। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा है कि हमको वक्रता केंद्र पर चाहिए, तो वक्रता केंद्र के सामने सी के सामने क्या है, सी, इसका मतलब क्या है, वस्तु को हमको कहां रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर ही रखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। देखिए ये प्रश्न मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको बताए थे, वहीं से आपका ये प्रश्न है।
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो अभिक्रिया है उसकी पहचान कीजिए कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको गर्म किया जा रहा है और आपके कैल्शियम ऑक्साइड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड में अंदर बदल रहा है, यानी कि एक आपका रिएक्टेंट है जो आपके दो प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है। तो मैंने आपको बताया था ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपके एक अभिकारक होता है, एक रिएक्टेंट होता है, दो उत्पाद दो प्रोडक्ट के अंदर टूटता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं आपका अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, बताया था ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। और कौन सी डीकंपोजिशन, आपको तीन प्रकार की डीकंपोजिशन बताई थी। एक होती है विद्युत धारा वाली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाली, इलेक्ट्रोलाइसिस को बोलते हैं। एक होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, यानी कि इसको हम तापीय भी बोलते हैं, तापीय या ऊष्मीय, ठीक है। और तीसरी होती है आपका सूर्य का प्रकाश, अल्ट्रावायलेट वाली। तो ये टेम्परेचर वाली है यानी कि डेल्टा लग रहा है, इसका मतलब कि तापीय अपघटन का उदाहरण है या ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणु गैस है। एक परमाणु का मतलब क्या है, जिसमें आपका एक ही एटम होता है ना, जिसकी एटोमिसिटी है, जिसकी परमाणुकता एक ही होती है। अब मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो आपकी उत्कृष्ट गैस होती है, नोबल गैसेस होती हैं, वो क्या करते हैं। आपका उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी है, देखिए हाइड्रोजन, आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन और आपका रेडॉन, ठीक है। ट्रिक भी बताई थी, हीना अगर कर जीरो पे रन आउट। तो ये क्या होती है, ये आपके जो उत्कृष्ट गैस होती है ना, जिनके अष्टक जो होते हैं पूरे भरे हुए होते हैं। तो ये क्या करती हैं, अन्य किसी भी तत्व के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नॉर्मल स्टेट में नहीं करती हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये आपके एक परमाणु के रूप में ही पाई जाती है, मतलब एक ही एटम इनका होता है। तो हाँ, ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपका नियोन और आर्गन है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन और जल के साथ प्रबल रूप से अभिक्रिया करती है। तो देखिए मैंने आपको शायद कल ही पढ़ाया था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें, कि आपका जो ग्रुप नंबर वन है, इसके एलिमेंट हैं बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही सक्रिय होते हैं और इसमें सभी के सारे धातु होते हैं। तो इसमें कौन कहा था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे के सारे बहुत ही एक्टिव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो सोडियम है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, जबकि ये आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट है। तो ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 2 थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, यानी थोड़ा कम क्रियाशील होता है। ग्रुप 1 सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है धातुओं में, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम सोडियम है उसको जल के साथ नहीं रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि जल में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव करता है और आपके जलने लग जाता है, इसमें आग लग जाती है अगर वाटर के साथ रखते हैं तो, और अगर ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो भी इसमें आग लग जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप ब्रायोफाइटा से संबंधित है। तो देखिए ब्रायोफाइटा संबंधित आपका है रिक्सिया, जो रिक्सिया है वो आपका ब्रायोफाइटा से संबंधित है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, आपको याद करने हैं, आगे हम टाइम मिलेगा तो आपको बायोलॉजी जरूर पढ़ाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। यहाँ पर बात हो रही है विद्युत धारा की। तो देखिए विद्युत धारा की चालकता के बारे में आपको बताया था, चांदी जो होती है सिल्वर, वो आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कॉपर होता है, फिर आपका एल्युमिनियम होता है, फिर आपका लोहा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो आपके जो हमारे घरों में यूनिट आते हैं, यानी कि हमारे घरों में जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें आपको कैलकुलेशन करना है। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक प्रतिदिन 3 घंटे के लिए 800 वाट का एक हीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक दिन में खपत कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था भाई खपत जो है, खपत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खपत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो शक्ति है ना, जो पावर है उसको वाट में लेना है और समय जो है उसको लेना है घंटे के अंदर और 1000 का भाग दे देना है। तो शक्ति देखिए, शक्ति कितनी दे रखी है आपको 800, ठीक है, इनटू टाइम कितना दे रखा है 3 घंटे, और एक ही दिन की बात हो रही है 3 घंटे रहेंगे, बटे 1000 कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2400 बटे 1000, यानी कि 2.4 क्या हो जाएगा 2.4 किलो वाट आवर, यानी कि 2.4 यूनिट इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत मापक उपकरण से नहीं माप सकते हैं। तो आपने देखा होगा विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से, ठीक है, आप विद्युत विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से,
विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं ओम मीटर से, लेकिन विद्युत अनुनाद आपने नहीं सुना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, देखिए कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 20 न्यूटन है ना। तो आपसे बोला गया है कि चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। अब देखिए पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई न्यूटन दिया गया है, इसका मतलब ये भार दिया गया है, द्रव्यमान यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर यूनिट को आपको स्पेशली देखना है, यूनिट है ना, वो आपको क्या दी गई है, यूनिट दी गई न्यूटन में, इसका मतलब ये न्यूटन में ही दिया गया है और बाहर भी न्यूटन में होता है, तो आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी से जब हम चंद्रमा पे जाते हैं तो होता क्या है, जी जो होता है ना गुरुत्वाकर्षण, वो आपके चंद्रमा पर पृथ्वी का G/6 रह जाता है, यानी कि जितना पृथ्वी पर है उसका 1/6 रह जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम जानते हैं कि W बराबर जो होता है ना वेट, अब वो आपके होता है W बराबर mg, तो सीधी सी बात है G बदलेगा तो यहाँ पर W भी बदलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, चंद्रमा पर अगर हम भार निकालना है तो 20 में क्या लगा देंगे, 6 का भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3.33। ठीक है, 3.33 है इसका राइट आंसर आ जाएगा, 3.33 आएगा। ठीक है, 6 ओके, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 3.33। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है कि 12.5 किलोग्राम की एक वस्तु को हमने भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रख दिया है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अगर 560 जूल है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बोला गया कि भाई हमने कोई वस्तु है जो 12.5 किलोग्राम की है, इसको हमने एक निश्चित हाइट पर रख दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा कि यदि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, काइनेट आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके 560 जूल है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी ऊंचाई की बात हो रही है और ऊर्जा दी गई हो तो हमको लगाना है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि mgh। mgh का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 560। अब यहाँ पर m क्या है, m दिया गया है 12.5 इंटू g, अगर आपको नहीं दिया है कोई बात नहीं है 10 ले लेंगे, और हाइट हमको निकालनी है तो ये हमको 560 दिया गया है, तो यहाँ पर ये 10 से 10 उड़ा देंगे ये, तो हाइट बराबर क्या आ जाएगी 56/12.5, तो हाइट बराबर आ जाएगी 56/12.5, तो 12 चौक 48, तो आप 4.5 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, 4.5 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है कि शुक्राणुओं को वृषण से बाहर कौन लेके जाता है। अभी बताया थोड़ी देर पहले, देखिए वापस से आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो मैंने आपको बताया था भाई ये आपका क्या होता है, टेस्टी होते हैं आपका, इसको बोलते हैं आपका वृषण। तो वृषण से क्या होते हैं, यहाँ से स्पर्म क्या होते हैं जनरेट होते हैं, यहाँ से स्पर्म बनते हैं, लेकिन ये बनने के बाद यहाँ से इस नलिका की सहायता से यहाँ पर चले जाते हैं आपका जो शुक्राशय होता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोर हो जाते हैं, तो जो लेके जाता है ना यहाँ से ये नलिका, इसको हम बोलते हैं सीमिनल डक्ट। ठीक है, इसको सेमिनल डक्ट भी बोलते हैं, इसको वीनस भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिका, यानी कि जो शुक्राणुओं को लेकर जाती है उसे बोलते हैं शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि 125 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, वो 500 न्यूटन का बल लगाता है, तो इसके त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो होता है वेग में परिवर्तन दर। तो यहाँ पर लगाएंगे हम गति का सेकंड लॉ। तो देखिए गति के सेकंड लॉ के अनुसार क्या होता है, यहाँ आपको क्या दिया गया द्रव्यमान, यानी कि m का मान दिया गया है 125 किलो। ठीक है, आपको न्यूटन का मान दिया गया, यानी बल का मान दिया गया, F बराबर दिया गया है कितना 500 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, त्वरण का मान पूछा है, तो आप खुद सोच रहे हैं कि तीन चीज़ आपको दी गई है m f a, तो इनमें रिलेशन क्या होता है F बराबर ma, और अगर आप a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा F/m, यानी कि F बराबर आ जाएगा आपका 500 और m बराबर आ जाएगा 125। तो 500/125 का मतलब क्या है 4 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मात्रक हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के द्वारा ध्वनि तरंग के परावर्तन से संबंधित नहीं है। तो देखिए परावर्तन में आपको क्या बताया था, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि ये आपकी कोई दीवार है। ठीक है, तो दीवार है ठोस मान लीजिए, और किसी की मान लीजिए, तो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ से कोई ध्वनि तरंग आ रही है। ठीक है, यहाँ से कोई ध्वनि तरंग आ रही है तो वो क्या होगी, यहाँ से टकराने के बाद वापिस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा आपका जो परावर्तन का रूल है ना, वो रिफ्लेक्शन के लॉ लगते हैं। तो आपको क्या बताया था रिफ्लेक्शन में कि भाई रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो होती है आपतित किरण,
है ना, यानी कि इंसिडेंट रे, एक होती है परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और एक होती है माध्यम पर अभिलंब, ये वाला। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं और इन तीन चीजों के आधार पर दो रूल दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो भाई आपतित किरण जो होती है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ना, आपतन कोण आई, वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, पहली बात तो ये। और दूसरा क्या होता है कि परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में एक ही सतह पर स्थित होते हैं। ये आपके परावर्तन के नियम है। तो आपने देखा होगा, अगर मैंने आपको जो पढ़ाया था, क्लास देखी होगी, तो कहीं भी हमने अपवर्तित किरण की बात नहीं की थी, क्योंकि अपवर्तित किरण होती है वो अपवर्तन में आती है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन में आती है, रिफ्लेक्शन में नहीं आती। यहां पर बात हो रही है परावर्तन की, तो परावर्तन में अपवर्तन का क्या काम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है कि बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए बेकिंग सोडा होता है ना, वो आपका होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि भाई आपका एक और सोडा होता है, इसको हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या होता है? एक और होता है जिसको हम बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, तो धावन सोडा जो होता है ना, वो क्या होता है? वो आपका होता है Na2CO3 और आपका होता है 10H2O। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। धावन सोडा है तो उसमें क्या होता है? जल के अणु होते हैं 10, तो Na2CO3.10H2 धावन सोडा होता है, और ये आपका होता है बेकिंग सोडा NaHCO3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। ओड वन आउट वाला प्रश्न देखिए, बैरोमीटर, एमीटर, स्क्रू गेज और आपका लंबाई। तो देखिए बैरोमीटर होता है वो आपके जो हवा जो होती है उसके प्रेशर को मापता है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो प्रेशर होता है उसको मापता है और उसके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। एमीटर होता है वो आपकी विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसको मापता है। स्क्रू गेज जो होता है वो क्या होता है कि जो आपके बहुत पतले आपके होते हैं, बहुत पतले आपके उपकरण होते हैं, उनके रेडियस मापने में किया जाता है। ठीक है, बहुत पतले छोटे छोटे उपकरण होते हैं ना, उनकी त्रिज्या, उनकी रेडियस मापने में स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों क्या होते हैं? मापक उपकरण है। जबकि लंबाई क्या है? लंबाई तो एक क्या है? ऐसा यूनिट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आप इन तीनों में से अलग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि भाई 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसकी गति ऊर्जा ज्ञात करो यदि इसकी गति है 20 मीटर प्रति सेकंड है। बड़ा सिंपल सा, देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है ना, E के बराबर होती है 1/2 mv²। बस कुछ नहीं रखना, मान रखना है 1/2 m कितना है? m है 10 और v² करना है, यानी कि 20 का स्क्वायर करना है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 400। 400 इंटू 5 करेंगे, 400 इंटू 5 तो आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियत कार्बन का लाभ नहीं है, यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन। तो देखिए एक्टिवेटेड कार्बन है ना, इसको हम चारकोल भी बोलते हैं, और स्पेशली आपने देखे होंगे बहुत सारे फेस वॉश वगैरह आते हैं उनमें लिखा होता है एक्टिवेटेड कार्बन। तो स्पेशली इनका जो उपयोग होता है ना वो आपके फेस वॉश वगैरह बनाने में इनमें आपके होता है। ठीक है, तो आपसे देखिए क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियत कार्बन का लाभ नहीं है, यानी कि बेनिफिट ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। तो इसको हम चारकोल भी बोलते हैं। चारकोल के जो आपके यूजेस किए जाते हैं वो आपके जल के शोधन में किया जाता है। ठीक है, और आपके विद्युत संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कीमती धातुओं के उत्पादन में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निष्क्रिय गैस का उदाहरण नहीं है। आपको बताया था भाई निष्क्रिय गैस होती हैं वर्ग 18 की होती हैं। वर्ग 18 की जो गैस होती हैं, वर्ग 18 तत्व होते हैं, उनको हम निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो निष्क्रिय गैस होती हैं कौन कौन सी होती हैं? आपको ट्रिक बताई थी, हीना, अगर, कर, 0 पे रनआउट, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको दिया गया है आर्गन। आर्गन है इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी सारी की सारी हैं 17वें ग्रुप की, यानी कि हैलोजन ग्रुप के आपके सदस्य हैं। ओके गाइस, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा 23 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर्स हैं वो यहाँ पर सही हुए हैं। और गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।